बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की पूरे गांव में चर्चा थी। उसने अपने घर में एक शानदार घोड़ा पाल रखा था जो उसकी शान था। वह घोड़ा बेहद ताकतवर, तेज और सुंदर था, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता। किसान को अपने इस घोड़े से बहुत लगाव था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने 4 बेटों से प्यार करता था। हालांकि दुर्भाग्य से उसके चारों बेटे थोड़े नासमझ और मूर्ख थे। समय बीतता गया और एक दिन वह किसान इस दुनिया को अलविदा कह गया। जब उसके बेटों ने देखा कि अब उनके पिता नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि अब इस घोड़े का क्या किया जाए। चूंकि वे अक्ल से ज्यादा दूरदर्शी नहीं थे, उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया। आपस में बैठकर मशवरा करने के बाद उन्होंने तय किया कि घोड़े को पालने की बजाय उसे काटकर 4 हिस्सों में बांट लिया जाए, ताकि हर भाई के हिस्से में उसकी एक एक टांग आ सके। लेकिन समस्या यह थी कि घोड़े के बाकी शरीर को कैसे विभाजित किया जाए। वे चारों भाई घोड़े के पास खड़े इसी उलझन में पड़े हुए थे कि तभी गांव के एक बुजुर्ग उधर से गुजरे। वे समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्होंने जब इन चारों भाइयों को उलझन में देखा तो आगे बढ़कर पूछा, बेटा क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? चारों भाइयों ने बुजुर्ग को पूरी बात बताई। यह सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अरे इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें घोड़े के टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में इसे आपस में बराबर बांटना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे बेच दो। जो भी रकम मिले उसे 4 हिस्सों में बांट लो। इस तरह तुम्हें घोड़ा भी काटना नहीं पड़ेगा और तुम सभी को अपना अपना हिस्सा भी मिल जाएगा। बुजुर्ग की यह बात सुनकर चारों भाइयों को समझ में आ गया कि यही सही तरीका है। वे सब उनकी सलाह से सहमत हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की ओर रवाना हो गए। चारों भाई अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। सफर लंबा था और उन्हें रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ा। दिन भर की थकान के कारण जब रात हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। उन्होंने जंगल के एक खुले मैदान में पड़ाव डाला, घोड़े को एक मजबूत पेड़ से बांधा और खुद जमीन पर लेट गए। चारों भाई इतने थके हुए थे कि लेटते ही गहरी नींद में सो गए। चारों की नींद इतनी गहरी थी कि वे बेसुध होकर जोर जोर से खर्राटे भरने लगे। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, तभी एक चालाक चोर वहां से गुजरा। उसने दूर से देखा कि 4 लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और उनका एक शानदार घोड़ा पास के पेड़ से बुधा हुआ है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पहरा तो नहीं दे रहा। जब उसे यकीन हो गया कि चारों भाई पूरी तरह से बेखबर हैं, तो वह दबे पांव घोड़े की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने घोड़े की रस्सी खोली और बड़ी सावधानी से उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गया। घोड़ा धीरे धीरे उसकी पकड़ में आ गया और कुछ ही पलों में चोर उसे जंगल के भीतर ले गया। कुछ समय बाद आधी रात के किसी पहर चारों में से एक भाई की आंख अचानक खुल गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब उसकी नजर उस पेड़ की ओर गई जहां घोड़ा बूंदा था, तो उसके होश उड़ गए। घोड़ा वहां नहीं था। वह घबराकर झटपट उठा और उसने बाकी भाइयों को भी झंझोड़कर जगाया। हड़बड़ाते हुए उसने कहा, उठो उठो, हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। दूसरे भाइयों ने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। उनमें से एक ने आलस से भरी अंगड़ाई ली और बोला, अरे सो जाओ, इतनी रात गए क्यों शोर मचा रहे हो? घोड़ा कहीं नहीं गया होगा, सुल्तान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। ये कहकर उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन बाकी भाइयों को चैन नहीं आया। जैसे तैसे उन्होंने रात बिताई और सुबह होते ही चारों भाई अपने घोड़े की तलाश में निकल पड़े। वे जंगल में इधर उधर भटकते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उनकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां ऊंट के पैरों के गहरे निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर पहला भाई बोला, अरे देखो, ये किसी ऊंट के पैरों के निशान हैं। दूसरा भाई ध्यान से निशानों को देखने लगा और बोला, लेकिन यह किसी नर ऊंट के निशान लगते हैं। तीसरे भाई ने गौर से उन निशानों को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो यह ऊंट कुछ अलग ही लग रहा है, शायद यह एक आंख से अंधा भी होगा। अब चौथा भाई भी पीछे कैसे रहता। उसने अपनी राय देते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह ऊंट रस्सी तोड़कर भागा होगा, तभी इसके कदमों के निशान इतने गहरे हैं। चारों भाई अपनी अपनी बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। अभी वे कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्होंने सामने से एक आदमी को आते हुए देखा। वह व्यक्ति बेहद परेशान और चिंतित लग रहा था, मानो कोई बड़ी मुसीबत में हो। उसकी चाल डगमगाई हुई थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जब वह उनके करीब पहुंचा तो चारों भाई उसे उत्सुकता से देखने लगे, यह सोचते हुए कि शायद यह आदमी उनके घोड़े के बारे में कुछ जानता हो। वह व्यक्ति चारों भाइयों के पास आया और घबराए हुए स्वर में पूछा, भाइयों, क्या तुम लोगों ने यहां कहीं मेरा ऊंट देखा है? वह अचानक गायब हो गया है और मैं बहुत परेशान हूं। चारों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि इस आदमी को क्या जवाब दें। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने एक साथ कहा, नहीं, हमने कोई ऊंट नहीं देखा।
तुम आगे जाकर तलाश करो, शायद तुम्हारा ऊंट कहीं और चला गया हो। उनका जवाब सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसने गौर किया कि इन चारों को ऊंट के बारे में काफी जानकारी थी। ऊंट नर था, एक आंख से अंधा था और रस्सी तोड़कर भागा था, लेकिन फिर भी वे यह मानने से इनकार कर रहे थे कि उन्होंने ऊंट को देखा है। यह सोचकर उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, भाइयों, ये कैसी अजीब बात है। तुम लोगों को मेरे ऊंट के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चल गईं, जबकि तुम दावा कर रहे हो कि तुमने उसे देखा ही नहीं। यह तो बहुत ही अजीब संयोग है। चारों भाई उसकी बात का कोई जवाब देने से पहले ही आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में उनकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां किसी इंसान के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। उन निशानों को देखकर पहला भाई रुका और ध्यान से देखने लगा। कुछ देर तक पैरों के निशान का निरीक्षण करने के बाद वह बोला, देखो, यह किसी औरत के पैरों के निशान हैं। दूसरा भाई उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ, औरत के पैरों के निशान तो हैं, लेकिन यह कोई आम औरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह अपने घर से नाराज होकर निकली है। शायद किसी से झगड़ा हुआ होगा, तभी यह जंगल के इस सुनसान रास्ते से गुजरी होगी। तीसरे भाई ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, मुझे तो लग रहा है कि यह औरत अपने मायके जा रही होगी। शायद इसका पति इसे मनाने आए। अब चौथा भाई भी पीछे नहीं रहा। वह गहरी सोच में पड़ गया और फिर बोला, अगर यह औरत अकेली जा रही होती तो उसके कदमों के निशान सीधे होते, लेकिन देखो, यहाँ कुछ जगहों पर रुकने और संभलने के निशान हैं। लगता है कि यह रास्ते में कभी कभी ठहर भी रही थी, जैसे किसी उधेड़बुन में हो। चारों भाई इसी तरह अपनी अपनी राय देते हुए आगे बढ़ते रहे, ये सोचते हुए कि आखिर यह निशान किसकी हैं और यह औरत कौन हो सकती है। दूसरा भाई थोड़ा और गौर से जमीन पर बने निशानों को देखने लगा। कुछ पल बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, यह औरत न सिर्फ घर से नाराज होकर निकली थी, बल्कि ये गर्भवती भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। देखो, इसके पैरों के निशान थोड़े गहरे हैं और चलते समय असंतुलन के भी संकेत मिल रहे हैं। चारों भाई अपने अपने निष्कर्ष निकालते हुए आगे बढ़ते गए। वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक एक आदमी हड़बड़ाता हुआ उनकी ओर भागता चला आया। वह घबराया हुआ लग रहा था, जैसे किसी गहरी परेशानी में हो। जब वह चारों भाइयों के पास पहुंचा तो उसने हांफते हुए पूछा, भाइयों, क्या तुमने रास्ते में किसी औरत को जाते हुए देखा है? मेरी पत्नी अचानक घर से चली गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूं। पहले भाई ने बिना झिझक जवाब दिया, क्या तुम उसी औरत की बात कर रहे हो जो अपने घर से नाराज होकर निकली थी? अब दूसरा भाई भी बीच में बोल पड़ा, हाँ, और मेरे ख्याल से वह गर्भवती भी थी। वह आदमी यह सुनकर चौकन्ना हो गया। उसने हैरानी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी पत्नी गर्भवती है और वह बीती रात ही घर छोड़कर गई थी। तीसरे भाई ने जल्दी से जोड़ा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही। उसने रात के अंधेरे में ही अपना घर छोड़ा होगा। अब वो आदमी बेहद बेचैन हो गया और उतावलेपन से पूछने लगा, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब बातें मेरी पत्नी पर ही लागू होती हैं। तो जल्दी बताओ, वह कहाँ गई? क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? चारों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर एक साथ बोले, हमने तो उसे देखा ही नहीं, तुम जाकर कहीं और तलाश करो। ये सुनकर वह आदमी गुस्से और हैरानी से भर गया। उसने नाराजगी से कहा, तुम लोग कैसी अजीब बातें कर रहे हो? तुमने बताया कि वह गर्भवती है, नाराज होकर घर से निकली है और रात के समय गई थी। यह सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? फिर भी तुम कहते हो कि उसे देखा नहीं। मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे यकीन करूं? उसकी आवाज में अब संदेह था। उसने गुस्से से चारों भाइयों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पत्नी तुम्हारे पास ही है। या तो तुम उसे छुपा रहे हो या फिर तुमने उसे रास्ते में रोक लिया था। अब या तो तुम सच बताओ या मैं राजा से शिकायत करूंगा। चारों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे थे। पहले भाई ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो तो क्यों ना हम राजा के पास चलें? राजा ही हमारे बीच सही फैसला करेगा। बाकी तीनों भाइयों ने भी उसकी बात का समर्थन किया और वह आदमी भी तैयार हो गया। अब यह सभी लोग राजा के दरबार की ओर चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर जब राजा के सामने हाजिर हुए तो राजा ने अपने ऊंचे सिंहासन से उन्हें घूरते हुए पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या मामला है? वह आदमी गुस्से और घबराहट के साथ आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मेरी गर्भवती पत्नी कल रात घर छोड़कर चली गई। मैं उसे तलाश करता करता यहां तक पहुंचा। जब मैंने इन चारों भाइयों से पूछा तो इन्होंने मेरी पत्नी की हर एक बात सही सही बता दी। इन्होंने बताया कि वह गर्भवती थी, रात के समय गई थी और घर से नाराज थी। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया।
महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। या तो इन्होंने मेरी पत्नी को देखा है या फिर ये उसे छुपा रहे हैं। राजा ने गंभीरता से चारों भाइयों की ओर देखा। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम लोगों ने इस आदमी की पत्नी को देखा है? चारों भाई एक साथ बोले, नहीं महाराज, हमने उसे कभी नहीं देखा। राजा के चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। उसने अपने दरबारियों की ओर देखा और फिर चारों भाइयों से कहा, अगर तुमने उसे देखा नहीं तो फिर तुम इतनी सारी बातें कैसे जानते हो? सच सच बताओ, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। अब चारों भाई परेशान हो गई। वे सोचने लगे कि अब राजा को कैसे समझाएं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चारों भाई राजा के सामने झुककर बोली, महाराज, हम यहाँ न्याय की गुहार लगाने आए हैं, लेकिन अब हम खुद पर ही इल्जामों की बौछार देख रहे हैं। हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मामला है? कौन सही है और कौन झूठा? मैं सच जानना चाहता हूँ। इतने में एक आदमी गुस्से से बोला, महाराज, इन चारों भाइयों ने मेरा ऊंट चुराया है। यह जरूर चोर हैं, मुझे न्याय चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी तेजी से आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मेरी बीवी रात को घर से निकल गई थी। जब मैंने इन चारों से पूछा तो इन्होंने उसकी पूरी पहचान, हालात और समय तक सही सही बता दिया। लेकिन जब मैंने पूछा कि उसे जाते हुए देखा है या नहीं, तो ये साफ मुकर गए। यह लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं चारों ने मेरी पत्नी को अगवा किया है और कोई नहीं। राजा ने चारों भाइयों की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की घबराहट थी, लेकिन उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हमें पहले अपनी बात पूरी करने दें। हम निर्दोष हैं, हमें बेवजह फंसाया जा रहा है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, पहले अपनी सफाई दो। पहले भाई ने कहना शुरू किया, महाराज, बीती रात जब हम सफर कर रहे थे तो रास्ते में हम एक जंगल से गुजरे। वहां रात होने पर हम सब सो गए, लेकिन जब हम गहरी नींद में थे तभी कोई हमारा घोड़ा चोरी कर ले गया। और जैसे ही सुबह हमारी आंख खुली, हमें पता चला कि घोड़ा गायब है। हम उसी वक्त उसे ढूंढने के लिए निकले थे। अब सुल्तान, जो कि वहां पहले से ही मौजूद था, गुस्से से बोला, महाराज, ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे इस घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बेवजह पकड़कर यहां घसीट लाए हैं। राजा ने अब चारों भाइयों की ओर मुड़कर गहरी आवाज में पूछा, ठीक है, जब सुल्तान तुम्हारा घोड़ा चुरा कर ले जा रहा था तो तुम में से किसने उसे रंगे हाथों देखा? चारों भाई असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर चौथे भाई ने हिम्मत करके कहा, महाराज, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा, क्योंकि हम उस समय सो रहे थे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि सुल्तान ही चोर है। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो बिना देखे तुम्हें यह कैसे पता चला कि घोड़ा इसने चुराया? अब चारों भाई थोड़ा सहमे, लेकिन फिर बड़े गर्व से बोले, महाराज, हम चारों भाई साधारण लोग नहीं हैं। हम विशेष ज्ञान रखते हैं। हमारे पास इल्म गैब है, यानी हमें चीजें बिना देखे ही पता चल जाती हैं। हमें अपने इस ज्ञान के जरिए ही सब कुछ मालूम होता है। राजा ने यह सुनते ही गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम लोगों के पास इल्म गैब है, यानी तुम बिना देखे ही सब कुछ जान लेते हो? चारों भाई गर्व से बोले, हाँ महाराज, हम किसी चीज को देखे बिना भी उसके बारे में बता सकते हैं। राजा अब गंभीर होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास सच में यह शक्ति है तो मुझे बताओ कि अभी मेरे दाएं हाथ में क्या है? चारों भाई अब आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी अकड़ धीमी पड़ने लगी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद सबसे बड़े भाई ने हकलाते हुए कहा, महाराज, हमें कुछ समय चाहिए, हमें अपने ज्ञान को केंद्रित करना होगा। राजा जोर से हंसा और बोला, अगर तुम्हें मेरा हाथ देखने के लिए भी समय चाहिए तो फिर तुमने ऊंट, उसकी आंख, उसकी रस्सी, उसकी चाल और उस औरत के बारे में इतनी सटीक बातें कैसे बता दी? चारों भाई अब पूरी तरह घबरा गए। राजा ने अपनी गद्दी से उठकर कहा, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने या तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था या फिर तुम किसी चालाकी में शामिल हो, लेकिन यह इल्म गैब वाली बात बिल्कुल झूठी है। अब राजा ने दरबार में मौजूद सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें अलग अलग कमरों में बंद करो और इनसे सच उगलवाओ, फिर असली फैसला किया जाएगा। चारों भाई अब हक्के बक्के रह गए। उनकी होशियारी और बेवकूफी दोनों ही उन्हें मुसीबत में डाल चुकी थी। राजा ने गहरी नजरों से चारों भाइयों को घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में इल्म गैब जानते हो तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छिपा कर रखूंगा। अगर तुमने सही सही बता दिया कि उस संदूक में क्या रखा है तो मैं मान लूंगा कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें सजा मिलेगी। चारों भाई अब घबराने लगे, लेकिन अपने झूठ को बनाए रखने के लिए उन्होंने सिर हिलाया और सहमति जताई। राजा ने अपने सेवकों को संकेत दिया। वे एक बड़ा संदूक लाए और दरबार के बीचों बीच रख दिया।
चारों भाई उस संदूक को टकटकी लगाकर देखने लगे, मानो उनके पास सच में कोई अलौकिक ज्ञान हो। सबसे बड़े भाई ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, इसमें कोई गोल गोल सी चीज रखी है। दूसरे भाई ने तुरंत उसकी बात को आगे बढ़ाया, हाँ, और इसके ऊपर एक छोटा सा मुकुट भी रखा है। तीसरे भाई ने ध्यान से संदूक की ओर देखा और उत्साहित होकर बोला, इसका अंदरूनी भाग बहुत खास है, इसमें छोटे छोटे बीज भी मौजूद हैं। चौथे भाई ने राजसी अंदाज में कहा, महाराज, यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि यह अनमोल है, इसकी कीमत अदा करनी होगी। राजा मुस्कुराया, संदूक खोला और उसके अंदर से एक अनार निकाला। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। चारों भाइयों की बात सच साबित हो चुकी थी। राजा कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, तुम लोग वाकई बड़े होशियार निकले, लगता है सच में तुम्हें इल्म गैब की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद राजा ने ऊंट के मालिक की ओर देखा और कहा, ये भाई झूठे नहीं हैं, तुम्हारा ऊंट तुम खुद जाकर खोजो, ये बेगुनाह है। फिर वह उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जो अपनी पत्नी को तलाश कर रहा था और गंभीर स्वर में बोला, तुम भी जाकर अपनी पत्नी को खोजो, क्योंकि ये चारों भाई सच में विशेष ज्ञान रखते हैं। राजा ने सुल्तान से कहा, तुम्हें इनका घोड़ा लौटाना होगा या उसकी कीमत चुकानी होगी। सुल्तान ने बिना कोई बहस किए घोड़े की कीमत अदा कर दी। चारों भाई बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस रकम से ढेर सारी भेड़ बकरियां खरीदी और विजयी मुस्कान के साथ अपने गांव की ओर रवाना हो गए। उनकी बुद्धिमत्ता और किस्मत ने उन्हें राजा के दरबार से सम्मानित करवा दिया था और अब वे एक नई समृद्धि के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ रहे थे। दोपहर का वक्त था, सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन जंगल में फैले घने दरख्तों की छांव और ठंडी ठंडी हवा के झोंकों ने वातावरण को बेहद सुहावना बना दिया था। चारों भाई दिन भर के सफर से थककर चूर हो चुके थे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा पेड़ नजर आया, जिसकी घनी टहनियों के नीचे नर्म घास बिछी थी। वे चारों वहीं लेट गए और गहरी नींद में सो गए। कुछ समय बाद उनमें से एक भाई की आंख खुली। उसने आलस्य से आंखें मली और जैसे ही चारों ओर नजर दौड़ाई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि एक बकरी का नन्हा बच्चा एक पेड़ की टहनी पर चढ़ा हुआ था। ये नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। साथ ही बाकी भेड़ बकरियां अपने स्थान पर खड़ी जुगाली कर रही थीं और उनके मुंह इस तरह हिल रही थी मानो वे आपस में बातचीत कर रही हों। ये दृश्य उसके लिए बिल्कुल अनोखा था। उसने घबराकर अपने भाइयों को झकझोरते हुए जगाया और फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी उठो भाई, कुछ गड़बड़ है। नींद में डूबे हुए भाइयों ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों? वह भाई अभी भी डर से कांप रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, भाई, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। बकरी का बच्चा पेड़ पर कैसे चढ़ गया और ये भेड़ बकरियां अपने मुंह हिला हिलाकर क्या बातें कर रही हैं? कहीं ये कोई जादुई जंगल तो नहीं? चारों भाई कुछ क्षणों तक एक दूसरे का मुंह देखते रहे। फिर उनमें से एक ने फौरन फैसला किया, यहां से जितनी जल्दी हो सके भाग चलते हैं। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने गठरियां उठाईं और तेजी से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वे दौड़े, एक भाई ने डर के मारे रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाया और पीछे मुड़कर एक भेड़ पर दे मारा। भाइयों, मैंने एक को मार गिराया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल चलो, उसने हांफते हुए कहा। चारों भाई बदहवास होकर भागते रहे। वे लगातार दौड़ते गए, बिना यह सोचे कि आखिर डर किस बात का है। तेज दौड़ते दौड़ते उनकी सांसें फूलने लगीं, पैर कांपने लगे और माथे से पसीना टपकने लगा। अचानक जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से एक भाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। एक भाई हांफते हुए बोला, अरे रुक जाओ, हमारा एक भाई गायब है। दूसरा भाई भी हड़बड़ा गया और बोला, ठहरो, पहले गिनती करते हैं। अब वे खड़े होकर जल्दी जल्दी गिनती करने लगे, लेकिन घबराहट में उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वे कितने भाई हैं और कौन गायब हो गया। चारों भाई हांफते हुए जंगल के बीचों बीच खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे से पसीना टपक रहा था और चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। तभी उनमें से एक भाई ने कहा, ठहरो, पहले गिनती कर लें कि हम सब सही सलामत हैं या नहीं। उसने फौरन गिनती शुरू की, यह 1, यह 2, यह 3, अरे चौथा भाई कहां गया? वह चौंक गया और बाकी भाई भी सकते में आ गए। अब बारी बारी से हर भाई ने गिनती करनी शुरू की, लेकिन गलती सबने एक जैसी की। उन्होंने खुद को गिनना ही भूल गए। हर बार गिनती 3 पर आकर रुक जाती, जिससे वे और भी घबरा गए। एक भाई रोने धोने लगा, हमारा एक भाई खो गया, अब हम घर कैसे लौटेंगे? इसी अफरा तफरी के बीच वहां से एक घुड़सवार गुजरा। उसने दूर से इन चारों को रोते बिलखते देखा तो घोड़े को रोककर उनके पास आया और पूछा, अरे भाइयों, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो?
चारों भाई एक साथ बोले, हम 4 भाई सफर पर निकले थे, लेकिन अब हमारे साथ केवल 3 ही बच्चे हैं। हमारा एक भाई कहीं खो गया है। घुड़सवार ने उनकी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती सही करके बता दूं कि तुम चारों ही यहां हो, तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? चारों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, अगर तुमने हमारी सही गिनती कर दी तो हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जहां तुम ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार हंस पड़ा। उसने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, 1, फिर दूसरे का 2, फिर तीसरे का 3 और फिर चौथे का 4। चारों भाई हक्का बक्का रह गए। वे अपनी ही मूर्खता पर हैरान थे कि इतनी सी बात वे खुद क्यों नहीं समझ सके। अब घुड़सवार ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम लोग इस जंगल में इतने डरे सहमे क्यों भाग रहे थे? चारों भाई फिर एक साथ बोले, हमारी बकरियां। घुड़सवार ने जब देखा कि चारों भाई मूर्खता में किसी से कम नहीं हैं, तो उसने सोचा कि इन्हें अलग अलग काम सौंप देना चाहिए। उसने पहले भाई से कहा, तुम मेरे भेड़ बकरियों के रेबड़ को चराने के लिए ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी भेड़ या बकरी इधर उधर न भटके। फिर उसने दूसरे भाई को आदेश दिया, तुम मेरे बैलों के जोड़े के लिए हरी हरी घास काट कर लाओ और उन्हें समय पर खिलाना, ताकि वे स्वस्थ रहें। इसके बाद तीसरे भाई की ओर देखकर कहा, मेरी मां बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे, लेकिन याद रखना उस पर एक भी मक्खी ना बैठने पाए। आखिरी भाई से घुड़सवार बोला, तुम मेरे घर की देखभाल करोगे और जब तक मैं लौटूं तब तक सब कुछ व्यवस्थित रखना। अब चारों भाई अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मूर्खता कहां छोड़ने वाली थी। मक्खी उड़ाने वाला भाई, जिस भाई को बूढ़ी मां की देखभाल का काम सौंपा गया था, उसने मक्खी उड़ाने के लिए एक लंबा डंडा पकड़ लिया और चौकसी में बैठ गया। जैसे ही कोई मक्खी बूढ़ी मां पर बैठती, वह पूरी ताकत से डंडा मारता। बेचारी मां दर्द से कराहती, चीखती चिल्लाती, लेकिन भाई को लगा कि वह बस परेशान हो रही है। उसे तो सिर्फ मक्खियां भगाने की चिंता थी। कुछ ही देर में 3-4 जोरदार डंडे पड़ने के बाद बूढ़ी मां बेहोश हो गई और आखिरकार दम तोड़ दिया। भाई को लगा कि शायद वो आराम कर रही है, इसलिए उसने एक चादर लाकर उनके ऊपर डाल दी और खुद एक तरफ बैठ गया। बैलों को खिलाने वाला भाई, अब जिस भाई को बैलों को चारा खिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने सोचा, अरे यह काम तो बहुत मुश्किल है, मैं बार बार घास लाऊं और उन्हें खिलाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उसने बैलों को ही मार डाला। फिर उनके सिर को काटकर मुंह खोल दिया और उसमें घास और भूसा ठूंस दिया, ताकि वे खुद खुद खाते रहें। उसे लगा कि अब उसे बार बार घास लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे क्या हुआ? घुड़सवार जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां बिल्कुल शांत पड़ी है, बैल मुंह में भूसा भरे निष्प्राण पड़े हैं और चारों भाई अपने किए पर संतुष्ट बैठे हैं। अब आगे क्या हुआ, यह तो घुड़सवार ही बताएगा। घुड़सवार ने जब चारों भाइयों को काम सौंपा था, तब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे अपनी मूर्खता से कितनी बड़ी तबाही मचा देंगे। उसने सोचा था कि वे उसकी गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी से अपने अपने काम संभालेंगे, लेकिन जब वे दोपहर को घर लौटा तो नजरा देखकर उसका दिल दहल उठा। फसल जलाने वाला भाई, घुड़सवार ने जिस भाई को गेहूं की फसल की देखभाल के लिए रखा था, उसने सोचा, यह बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। अगर मुझे पूरी फसल की कटाई करनी पड़ी तो बहुत मेहनत लगेगी, ताकि सीधा खाने लायक हो जाए। बस फिर क्या था, उसने पूरी फसल में आग लगा दी। देखते ही देखते गेहूं की सुनहरी बालियां जलकर राख हो गईं। भाई को अपनी इस हरकत पर कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह गर्व से सोच रहा था कि उसने कितना बुद्धिमानी का काम किया है। भेड़ों की रखवाली करने वाला भाई, दूसरे भाई को भेड़ों की देखभाल का जिम्मा दिया गया था। वह उन्हें चराने के लिए जंगल ले गया, लेकिन तभी वहां भेड़ियों का झुंड आ गया। एक एक करके वे भेड़ों को अपना शिकार बनाने लगे। भाई ये सब देखता रहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं, लगता है इनके मालिक उन्हें कुछ खिलाने की जहमत नहीं उठाते। भेड़ियों को खाने दो, कम से कम कुत्तों को भी कुछ खाने को मिलेगा। यह सोचकर उसने भेड़ों को वहीं छोड़ दिया और बिना किसी चिंता के वापस घर लौट आया। घुड़सवार की वापसी और तबाही का खुलासा दोपहर को जब घुड़सवार अपने घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले मां की देखभाल करने वाले भाई से पूछा, क्या तुमने मेरी मां की अच्छी तरह से सेवा की? भाई बड़े गर्व से बोला, जनाब आप क्यों पूछ रहे हैं, जब से आप गए हैं वह पूरी तरह आराम कर रही हैं। घुड़सवार को तसल्ली हुई, लेकिन जब उसने चादर हटाकर देखा तो उसका खून खौल उठा। उसकी मां खून से लथपथ पड़ी थीं और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। वह जोर जोर से रोने लगा और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां की यह हालत उसके ही दिए गए काम की वजह से हुई है। लेकिन अभी तो और भी झटके बाकी थे।
बैल वाले भाई की मूर्खता रोते बिलखते घुड़सवार ने अब उस भाई की तरफ रुख किया जिसे बैलों की देखभाल का काम सौंपा गया था। उसने पूछा, क्या तुमने बैलों को ठीक से चारा खिलाया? भाई ने गर्व से जवाब दिया, जी हां, मैंने उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की। अभी तक उनके मुंह में भूसा डाला हुआ है ताकि उनके पेट अच्छी तरह भर जाएं। वे खुद ही खाते जा रहे हैं। घुड़सवार को कुछ गड़बड़ लगी। वह भागकर देखने गया और जब बैलों की हालत देखी तो उसका खून ठंडा पड़ गया। बैलों के सिर धड़ से अलग थे और भूसे में दफन थे। भाई ने सचमुच उन्हें काट डाला था, यह सोचकर कि इस तरह उन्हें बार बार चारा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल जलाने वाले भाई का जवाब घुड़सवार ने अब तीसरे भाई की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें फसल की देखभाल का काम सौंपा गया था, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? भाई खुशी से बोला, जनाब, मैंने आपसे पहले ही सोच लिया था कि आपकी माँ बुजुर्ग हैं, वह भला रोटी कहाँ बनाएंगी, इसीलिए मैंने पूरी फसल को जला दिया ताकि गेहूं पहले से ही भुना हुआ मिले। घुड़सवार का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन यह सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। भेड़ों की देखभाल करने वाले भाई का जवाब अब उसने आखिरी भाई से पूछा, और तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि भेड़ों को सही सलामत वापस लाओ, वे कहाँ हैं? भाई ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं। मैंने आज तक इतने भूखे कुत्ते नहीं देखे। जब भेड़िए भेड़ों को खाने लगे तो मैंने उन्हें रोका नहीं। मैंने सोचा कि चलो कम से कम कुछ कुत्तों का पेट तो भरेगा। घुड़सवार की हालत और अंतिम फैसला। घुड़सवार ने जब चारों भाइयों की बातें सुनी तो वह अपना सिर पीटने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी मां गुजर चुकी थी, बैल मारे जा चुके थे, पूरी फसल राख हो चुकी थी और भेड़ों का नामो निशान मिट चुका था। वह चारों को घूरते हुए गुस्से से बोला, तुम चारों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम सब मूर्खों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब आगे क्या होगा? क्या घुड़सवार इन चारों भाइयों को सजा देगा या उनकी मूर्खता की सजा खुद ही भुगतेगा? घुड़सवार का दिल दुख और गुस्से से फटा जा रहा था। उसने क्रोध में कहा, तुम लोगों ने मेरी मां को मार डाला, मेरे पूरे कारोबार को बर्बाद कर दिया। मेरी आने वाली नस्लें भी तुम्हारी इस मूर्खता को याद रखेंगी। अब मां की लाश को दफनाने की बारी थी। घुड़सवार ने चारों भाइयों को कब्र खोदने का आदेश दिया और उन्हें कब्रिस्तान भेज दिया। कब्रिस्तान पहुंचकर भाइयों ने खुदाई शुरू करने की बजाय नया तमाशा खड़ा कर दिया। पहले भाई ने जमीन पर बेलचा मारा, तभी दूसरा भाई नीचे झुका और अपना कान वहां रखकर कहने लगा, अरे यह कब्र तो मेरे कान से भी बड़ी हो गई है। तीसरे और चौथे भाई ने भी यही किया, अपना अपना कान जमीन से सटाया और बोले, अब कब्र बन चुकी है, चलो वापस चलें। वे खुशी खुशी घर लौट गए मानो कोई महान कार्य संपन्न कर लिया हो। जब घुड़सवार ने उन्हें इतनी जल्दी लौटते देखा तो हैरान रह गया। क्या तुमने कब्र भी खोदी या यूं ही वापस आ गए? उसने गुस्से में पूछा। भाइयों ने गर्व से जवाब दिया, जनाब, हमने तो कब्र की खुदाई पूरी कर ली। पहले हमने तलाश की मगर कोई कब्र नजर नहीं आई। बहुत वक्त लगाने के बाद आखिरकार हमें एक कब्र मिली जो बिल्कुल कान के बराबर थी। घुड़सवार का खून खौल उठा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चीख पड़ा, बेवकूफों, मैंने कान की ओर इशारा करके गहराई बताई थी, न कि कान के बराबर कब्र खोदने के लिए कहा था। अब तक उसकी सहनशक्ति जवाब देने लगी थी, लेकिन मूर्खताओं की झड़ी अभी बाकी थी। लाश गुम हो गई। चारों भाई दौड़ते हुए घर लौटे और घुड़सवार की मां की लाश को चारपाई पर रखा। वे उसे कब्रिस्तान ले जाने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में चारपाई हिल गई और मां की लाश नीचे गिर गई। लेकिन भाइयों को इसका पता ही नहीं चला। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे और चारपाई को जमीन पर रखा तो देखा कि चारपाई खाली थी। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। घुड़सवार ने चीखते हुए पूछा, मेरी मां कहां है? भाइयों ने हैरान होकर इधर उधर देखा और फिर बड़े आत्मविश्वास से बोले, जनाब, लगता है हम लाश को घर पर ही भूल आए हैं। घुड़सवार का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने गुस्से में गरज कर कहा, जाओ, मेरी मां की लाश को ढूंढ कर लाओ, वरना तुम चारों को जिंदा इसी कब्र में दफन कर दूंगा। गलत बूढ़ी औरत को पकड़ लाए अब चारों भाई घबराए हुए लाश की तलाश में निकले। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पर चलते देखा। उनमें से एक चिल्लाया, यही तो हमारी मां है। बाकी भाई भी उससे सहमत हो गए। उन्होंने बेचारी बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लिटा दिया और कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़े। बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन इन मूर्खों ने उसकी एक न सुनी। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो बड़े गर्व से घुड़सवार से बोले, लो जनाब, आपकी मां को हम वापस ले आए, अब इसे संभाल लो। हमने तो पहले ही बहुत परेशानी झेली है। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत की ओर देखा और फिर सिर पीट लिया। उसने हाथ जोड़कर
उस बूढ़ी औरत से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, इन बेवकूफों ने मेरी माँ की लाश गुम कर दी है और अब आपको पकड़ कर ले आए हैं। आखिरी फैसला घर से बाहर निकाला। अब घुड़सवार खुद निकला और घंटों की मशक्कत के बाद अपनी माँ की लाश को ढूंढ लाया। उसने माँ को गमगीन दिल से दफन किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह इन मूर्ख भाइयों से पूरी तरह तंग आ चुका था। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम चारों मूर्खों की वजह से मेरी माँ मरी, मेरा कारोबार खत्म हो गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। फिर उसने चारों भाइयों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। घुड़सवार के जीवन में अब एक भारी अकेलापन था, लेकिन कम से कम वह इन मूर्खताओं से तो छुटकारा पा चुका था। सच्ची प्रेरणा वही होती है जो दिल को छू जाए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और आगे बढ़ाएं।